गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अरावली पब्लिक स्कूल कठुमर की ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने आपको प्रोटिस्टा जगत पर आपको बताया, प्रोटिस्टा जगत के सामान्य लक्षणों पर आपसे बात की। साथ में आपको बताया है कि प्रोटिस्टा जगत के जीवों को 5 भागों में बांटा गया है: क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड, सेलाइन पंख, सेलाइन मोल्ड और लास्ट होता है आपका प्रोटोजोआ। हम आपको लास्ट वीडियो में बता चुके हैं क्राइसोफाइटा और डायनोफ्लैजिलेट के बारे में, ठीक है। यूग्लिनॉइड में आपको बताया कि यूग्लिनॉइड वर्ग के जो जीव होते हैं वो खास तौर से फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, ठीक है। उनके अंदर क्या है, उन जीवधारियों की जो कोशिका भित्ति होती है, ठीक है, वह प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, 2 कसाब पाए जाते हैं, ठीक है, जो 9+2 सूक्ष्म नलिकाओं के रूप में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति जो प्रोटीन से बनी होती है, इस कारण से जीव कैसे होते हैं, बहुत ही कोमल होते हैं, मुलायम होते हैं, लचीले होते हैं। इनके अंदर क्या पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषी लव यानी कि वर्णक पाए जाते हैं, और प्रकाश संश्लेषी वर्णकों के रूप में इनमें क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इसलिए दिन के समय में यूग्लिनॉइड वर्ग के जो जीव होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पोषण ग्रहण करते हैं, पर रात्रि के दौरान ये जीव क्या है, सूक्ष्म जीवों का भक्षण करते हैं, अर्थात ये दिन के समय में स्वपोषी होता है, रात्रि के समय में परपोषी के रूप में कार्य करता है। उसके बाद आपको बताया सेलाइन मोल्ड, अवपंक कवक। और अवपंक कवक के बारे में मैंने बताया कि अवपंक कवक जो होते हैं वो एक प्रकार के मृतपोषी प्रोटिस्टा होते हैं। क्या होते हैं, एक प्रकार के मृतपोषी पर प्रोटिस्टा होते हैं, ठीक है। ये जो जीव होते हैं वो क्या काम करते हैं कि सड़े गले जो पत्तियां होती हैं, टहनियां होती हैं, उन पर गति करते हैं, और गति करके जैविक पदार्थों का क्या करते हैं, अपनी जैविक क्रियाओं को पूरा करते हैं, साथ में विभिन्न प्रकार के जीवों को क्या करता है, भक्षण करने का कार्य करता है। अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो ये जो है अवपंक कवक होते हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, परंतु जब प्रतिकूल परिस्थिति आती हैं तो ये क्या है, ये जीव क्या होते हैं, बिखर जाते हैं, जिसके फलस्वरूप फलन काय का क्या होता है, निर्माण होता है। इनके अंदर जो बीजाणु होते हैं वो बिखर जाते हैं, बिखरने पर फलन काय का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तीसरा बिंदु हमने आपसे बात की थी कल लास्ट, प्रोटोजोआ। प्रोटो का अर्थ होता है फर्स्ट, जोआ का अर्थ होता है एनिमल्स। ये प्रोटिस्टा जगत का सबसे अंतिम पार्ट है, अर्थात पृथ्वी पर ये पाए जाने वाले पहले प्रकार के जीव है, अर्थात पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले प्रोटोजोआ जगत के जीव ये सबसे पहले प्रकार के जो जीव हैं जो पृथ्वी पर पाए जाते। ये 4 प्रकार के होते हैं: अमीबीय प्रोटोजोआ, कशाबकीय प्रोटोजोआ, पक्षाम्बीय प्रोटोजोआ और स्पोरोजोआ। अमीबीय प्रकार की जो प्रोटोजोआ होते हैं वो लवणीय जल में पाए जाते हैं, नम स्थानों पर पाए जाते हैं, नम भूमि के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। अमीबीय प्रोटोजोआ जो होते हैं इनमें क्या पाए जाते हैं, कूटपाद पाए जाते हैं, जिनकी सहायता से ये क्या है, अपना पोषण ग्रहण करते हैं, और कूटपादों की सहायता से जीव क्या करते हैं, गति करते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके शरीर पर क्या है, कशाबिकाएं पाई जाती है। कशाबिकाओं के द्वारा ये गति भी करते हैं और उनकी सहायता से पोषण भी ग्रहण करते हैं, ठीक है। और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्वतंत्र रूप से क्या करता है, विचरण करने का कार्य करता है। पक्षाम्बी कशाबी का मैंने पक्षाम्बी प्रकार के प्रोटोजोअन पर बात की। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके संपूर्ण शरीर पर क्या पाए जाते हैं, पक्षाम्ब पाए जाते हैं। ये पक्षाम्बों के कारण पक्षाम्ब जो होते हैं वो लयबद्ध रूप में क्या करते हैं, गति करते हैं। जब भी कोई भोज्य पदार्थ आता है तो इनके शरीर पर उपस्थित जो गुहा होती है उस गुहा के अंदर इस भोजन को ये क्या कर देते हैं, पक्षाम्ब जो होते हैं वो इस भोजन को इस गुहा में धकेल देते हैं, और इस गुहा से भोजन गैलेट के अंदर आ जाता है। गैलेट इनकी आहार नाल का नाम होता है, ठीक है। स्पोरोजोआ क्या है, विभिन्न प्रकार के क्या है, जीव होते हैं जो जीवों के अंदर खास तौर से क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के रोगों के संक्रमण में सहायक होते हैं।
जैसे आपको बताया प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम एक प्रकार का स्पोरोजो होता है जिसके अंदर बीजाणुओं का निर्माण होता है और उन बीजाणुओं के संक्रमण के कारण मनुष्य के अंदर मलेरिया रोग उत्पन्न हो जाता है। डियर स्टूडेंट, अब तक हम पंच जगत, ठीक है, वर्गीकरण पद्धति के 2 जगतों पर आपसे चर्चा कर चुके हैं। पहला था मोनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा। आज जो हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं वो है हमारे, ठीक है, प्लांटी जगत पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। आइए बात करते हैं प्लांटी जगत। आज का हमारा नया टॉपिक है प्लांटी किंगडम पर आपसे बात करने जा रहे हैं। आइए प्लांटी जगत बात करते हैं। प्लांटी जगत कौन सा जगत है? प्लांटी जगत पर आपसे क्या करने जा रहे हैं? चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए तो प्लांटी जगत क्या है, ठीक है। देखिए प्लांटी जगत के अंतर्गत मुख्य रूप से जितने भी पादप पृथ्वी पर पाए जाते हैं वो सारे पादप प्लांटी जगत के अंदर आते हैं, ठीक है। प्लांटी जगत के अंदर क्या है? पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो पादप होते हैं, खासतौर से उच्च श्रेणी के पादप होते हैं, वो सभी किसके अंदर आते हैं? प्लांटी जगत के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो प्लांटी जगत के अंदर कौन से पुष्प यानी कि पादप आते हैं? प्लांटी जगत में कौन आते हैं? पादप। और वो भी कौन से आते हैं? मोस्टली उच्च श्रेणी के आते हैं। देखो ये उच्च श्रेणी के पादप होते हैं, वो कैसे होते हैं? इनका शरीर जो होता है वो बहुकोशिकीय होता है, मल्टी सेलुलर होता है। तो पादप कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। और पादप जो होते हैं उच्च श्रेणी के, ठीक है, उनमें जो कोशिकाएं पाई जाती है वो कौन से प्रकार की पाई जाती है? यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका पाई जाती है, ठीक है। पादप कैसे होते हैं आपको मैं बता दूं, रंगीन होते हैं। जब उनमें पुष्पन की क्रिया हो जाती है तो पुष्प कोई हरे होते हैं, ठीक है। पादप मोस्टली हरे होते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, पर जब पुष्पन की क्रिया हो जाती है तो उनके पुष्प कैसे होते हैं? विविध रंगों के होते हैं। कोई लाल होता है, कोई पीला होता है, कोई हरा होता है, कोई क्या है आपको बता दें, लाल पीला होता है, नारंगी रंग का होता है, या आपने देखा है वहां पर उन पुष्पों का रंग कैसा होता है? अलग अलग होता है, किसी का सफेद होता है, किसी का बैंगनी होता है, ठीक है। तो विभिन्न पादपों के रंग कैसा होता है? यानी कि पादप जगत जो होता है वो रंगीन होता है, ठीक है। बहुकोशिकीय होते हैं और उनमें यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं उनके अंदर क्या है? पाई जाती है, ठीक है। देखो प्लांटी जगत जो होते हैं उनके अंदर क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है। देखो पादपों की कोशिका अगर देखें तो पादपों में ये क्या है? कोशिका इस प्रकार की होती है प्लांटी जगत के जीवों में, ठीक है। आप देख रहे हो इस प्रकार की कोशिका उनके अंदर क्या है? पाई जाती है। इसको कहते हैं कोशिका भित्ति। और ये कोशिका भित्ति उनके अंदर किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। कोशिका भित्ति के अंदर की तरफ ये भाग देख रहे हैं, इसे कहा जाता है, ठीक है, इसे कहा जाता है कोशिका झिल्ली, या इसे क्या कहते हैं? कोशिका कला, या इसे प्लाज्मा झिल्ली के नाम से भी क्या है? जाना जाता है। तो पादपों में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों पाई जाती है। इनके अंदर कोशिकांग जो होते हैं, कुछ कोशिकांग दोहरी झिल्ली के द्वारा घिरे होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, हरित लवक होता है, तो वो दोहरी झिल्ली के द्वारा क्या होते हैं? घिरे हुए होते हैं। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग इनके अंदर क्या है? पाए जाते हैं। कौन सी झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं? दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। इनके अंदर क्या पाया जाता है? हरित लवक पाया जाता है, या हम कह सकते हैं इनमें लवक पाए जाते हैं। और लवक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक वर्णी लवक होता है, दूसरा अवर्णी लवक होता है, तीसरा कैसा कौन सा होता है? हरित लवक होता है।
हरित लवक होता है, और इसी के कारण आपको बता दूं पौधे के रंग कैसा होता है, हरा होता है। हरित लवक के कारण पादपों का या पौधे की पत्तियों का रंग कैसा होता है, हरा होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और हरित लवक पाए जाने के कारण ही जो पौधे होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। और पौधे जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो वो अपना भोजन क्या बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं। पादप अपना भोजन क्या बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं, ये आपको बता देते हैं। तो पादप जो होते हैं वो पोषण की दृष्टि से क्या होते हैं, अधिकांशतः पादप पोषण की दृष्टि से कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं। परंतु कुछ पादप ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ठीक है, वो अपना भोजन क्या है, किससे प्राप्त करते हैं, विभिन्न प्रकार के कीटों से प्राप्त करते हैं। और वे पादप जो अपना भोजन कीटों से प्राप्त करते हैं उन्हें कीटभक्षी पादप कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि पौधे जो होते हैं वो विषम पोषी होते हैं, अर्थात कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि दूसरे जीवों पर भोजन के लिए आश्रित रहते हैं। और विषम पोषी कई प्रकार के होते हैं, जिस पर मैं पहले बात कर चुका हूं कि एक होते हैं कीटभक्षी प्रकार के पादप, ठीक है। कुछ पादप ऐसे होते हैं जो कैसे होते हैं, सहजीवी के रूप में भी रहते हैं। किसके रूप में रहते हैं, सहजीवी के रूप में भी क्या है, रहते हैं, ठीक है भी। वो भी अपना भोजन क्या है, स्वयं नहीं बनाते हैं या दूसरे जीवों पर क्या है, वो भोजन के लिए क्या रहते हैं, आश्रित रहते हैं। तो पोषण की दृष्टि से पादप जो होता है, प्लांटी जगत के जो जीव होते हैं वो स्वपोषी होते हैं या विषम पोषी होते हैं। देखिए अगर हम बात करें तो प्लांटी जगत के जो जीव होते हैं उनमें मोस्टली उच्च श्रेणी के जो पादप होते हैं उनमें कौन सा जनन पाया जाता है, लैंगिक जनन पाया जाता है। पादपों में अलैंगिक या कायिक जनन भी उनके अंदर क्या है, पाया जाता है। तो पादपों में लैंगिक जनन भी पाया जाता है, और कौन से प्रकार का जनन पाया जाता है, अलैंगिक प्रकार का क्या पाया जाता है, जनन पाया जाता है। तो आप देख लीजिए पादपों में दो प्रकार के क्या है, जनन पाया जाता है। एक लैंगिक जनन पाया जाता है, दूसरा कौन सा पाया जाता है, अलैंगिक प्रकार का क्या पाया जाता है, जनन पाया जाता है। देखिए मैं आपको बता दूं, और एक इम्पोर्टेंट सवाल कई बार पूछ लिया जाता है कि जो पादप होते हैं उनमें भोजन का संचय, पादपों में भोजन का जो संचय होता है वो किसके रूप में होता है, स्टार्च के रूप में। पादपों में भोजन का संचय किसके रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है। तो एक बार फिर मैं आपको प्लांटी जगत के जीवों के प्रमुख लक्षणों के बारे में बता रहा हूँ कि प्लांटी जगत के अंतर्गत कौन आते हैं, विभिन्न प्रकार के पादप आते हैं। और पादप जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। उनमें यूकैरियोटिक प्रकार की क्या पाई जाती है, कोशिकाएं पाई जाती है। पादप कैसे होते हैं, कलरफुल होते हैं, रंगीन होते हैं, ठीक है। देखिए पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, और कोशिका भित्ति क्या है, सेलुलोज से बनी होती है। और कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी हुई होने के कारण इनके अंदर लचीलापन, ठीक है, कैसा होता है, कम होता है। पादपों की कोशिकाओं में लचीलापन कैसा पाया जाता है, कम पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या पाई जाती है, किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। पादप कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली युक्त क्या है, कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, हरित लवक है, ठीक है। आपको मैंने बताया कि पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं। लवक तीन प्रकार के होते हैं, एक वर्णी लवक होता है, दूसरा अवर्णी लवक होता है, तीसरा हरित लवक। इन लवकों के कारण यानी कि हरित लवक की उपस्थिति के कारण पौधे की पत्तियों का रंग कैसा होता है, हरा होता है। ये हरित लवक उपस्थित होने के कारण, क्लोरोफिल उपस्थित होने के कारण पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन क्या बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं। देखिए पोषण की दृष्टि से अगर बात की जाए तो पादप जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, ठीक है। परंतु कुछ पादप ऐसे होते हैं जो विषम पोषी भी होते हैं। कुछ पादप ऐसे होते हैं जो अपना भोजन कीटों से प्राप्त करते हैं, जिन्हें कीटभक्षी पादप कहते हैं।
तो कुछ पादप ऐसे होते हैं जो सहजीवी के रूप में क्या है, पोषण ग्रहण करते हैं। सबसे अंतिम बिंदु पर मैंने बात की थी कि पादपों में लैंगिक और कौन सा जनन पाया जाता है, अलैंगिक प्रकार का क्या है, जनन पाया जाता है। ठीक है, और आपको बताया कि पादपों में भोजन का जो संचय होता है वो किसके रूप में होता है, स्टार्च के रूप में भोजन का क्या होता है, संचय होता है। डियर स्टूडेंट, अब तक हम पंच जगत वर्गीकरण पद्धति के 3 जगतों पर चर्चा कर चुके हैं। कौन कौन से जगत हो गए, पहला मैंने आपको बता दिया है, कौन सा, पहला आपको बताया मोनेरा जगत, दूसरा हो गया प्रोटिस्टा जगत, तीसरा हो गया आपका प्लांटी जगत। अब हम बात करने जा रहे हैं, अगला कवक है जिसको फंगी के नाम से क्या है, जाना जाता है। फंगी या कवक जगत के बारे में आपसे बात करने जा रहे हैं। आइए बात करते हैं कवक जगत के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं, कवक जगत के बारे में। तो आज का हमारा अगला टॉपिक है जिसका नाम है FUNGI, फंगी किंगडम पर बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि हम कवक जगत के बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, देखो कवक मैं आपको बता दूं कवक क्या है। ठीक है, फंगी क्या है। आपने देखा होगा हमारे घरों में अचार रखा होता है, और अचार में जब तेल की मात्रा कम हो जाती है तो अचार के अंदर फफूंदी का निर्माण हो जाता है। उस फफूंदी को ही, उस सफेद रंग की जो फफूंदी आपको दिखाई देती है, उस फफूंदी को ही क्या कहते हैं, हम लोग कवक कहते हैं। ठीक है, कवक किसे कहते हैं, जो फफूंदी का निर्माण होता है भोज्य पदार्थों के अंदर, वो क्या होता है, एक प्रकार की क्या होती है, कवक होता है। ठीक है, देखिए अगर कवकों पर हम बात करना चाहें तो कहां से शुरू करेंगे। देखिए कवक जो होते हैं ये कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। कवक कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, मल्टी सेलुलर होता है। कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। कौन होते हैं, कवक बहुकोशिकीय होते हैं। और उनमें जो कोशिका पाई जाती है वो कौन से प्रकार की पाई जाती है, यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका पाई जाती है। तो ये बात तो आपको समझ में आ गया है कि कवक जो होते हैं उनको फफूंदी कहते हैं। फफूंदी, फफूंदी न बोले तो इनको मोल्ड भी बोल सकते हैं, MOULD। ठीक है, और जो फफूंदी होते हैं या कवक होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, यूकैरियोटिक प्रकार की उनमें क्या पाई जाती है, कोशिका पाई जाती है। उनकी जो काय संरचना होती है, बॉडी स्ट्रक्चर होती है, काय संरचना या बॉडी स्ट्रक्चर होती है वो किस प्रकार की होती है, वो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। इनकी काय संरचना कैसी होती है, थैलस के आकार की होती है। कैसी होती है, थैलस के आकार की होती है, अर्थात थैले जैसी संरचना के रूप में होती है। ठीक है, देखिए हम आपको बता दें कवक जो होते हैं वो अनेक, ठीक है, कवक जो होते हैं धागेनुमा तंतुओं से, कवक जो होते हैं वो महीन धागेनुमा तंतुओं से मिलकर के क्या होते हैं, बने होते हैं। किससे बने होते हैं, कवक महीन धागेनुमा तंतुओं से मिलकर के बने। तो ये महीन धागेनुमा तंतुओं से मिलकर बने, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, कवक तंतु कहते हैं। और आपको बता दूं अनेक जो धागेनुमा, ठीक है, अनेक धागेनुमा जो संरचनाएं होती हैं या अनेक धागेनुमा कवक तंतु जब मिल जाते हैं, तो अनेक धागेनुमा कवक तंतु जब मिल जाते हैं तो वो एक विशेष प्रकार की संरचना का निर्माण करते हैं, जिस संरचना को क्या कहा जाता है, कवक जाल, या उसे क्या कहा जाता है, माइसीलियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माइसीलियम कहा जाता है। ठीक है, तो कवक जो होते हैं वो किससे बने होते हैं, महीन धागेनुमा तंतुओं से मिलकर के बने हैं, तो उन्हें कवक तंतु कहते हैं। अनेक कवक तंतु जब मिल जाते हैं तो एक संरचना का निर्माण होता है जिसे क्या कहा जाता है, कवक जाल कहते हैं। कुछ कवक जाल कैसे होते हैं, पट्टीहीन होते हैं, देखो किसी भी प्रकार का पट्ट नहीं। और कुछ कवक कैसे होते हैं, उनके मध्य में क्या पाए जाते हैं, ये पट्टे पाए जाते हैं इस प्रकार के।
तो कवक जो होते हैं वो पट्टी युक्त भी होते हैं और कैसे होते हैं, पट्टीहीन। पट्टी युक्त को इंग्लिश में बोलते हैं सेप्टेट। तो कुछ कवक जो होते हैं वो सेप्टेट होते हैं, तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो कैसे होते हैं, एसेप्टेट होते हैं, पट्टीहीन होते हैं। कैसे होता है, पट्टीहीन होते हैं। बात समझ आ गई। देखिए कवक के बारे में मैंने बात कर ली कि कवकों की जो काय संरचना होती है वो थैले के आकार की होती है। यहाँ पे अनेक महीन धागे नुमा संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें कवक तंतु कहते हैं। ये अनेक धागे नुमा कवक तंतु जब मिल जाते हैं तो एक विशेष प्रकार की संरचना बनती है जिसे कवक जाल कहा जाता है। कवक जाल पट्टी युक्त भी हो सकता है, पट्टीहीन भी हो सकता है। देखो अब बात करते हैं कि कवकों की ये कोशिका भित्ति है। ये कवकों की कोशिका भित्ति होती है और ये कवकों की कोशिका भित्ति जो होती है वो किससे बनी होती है, कोशिका भित्ति जो होती है वो काइटिन से बनी होती है। कवकों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, मोस्टली काइटिन से क्या होती है, बनी होती है। ठीक है। देखिए बात करें तो कवक जो होते हैं इनकी कोशिकाओं के अंदर जो कोशिकांग पाए जाते हैं उन कोशिकांगों में हरित लवक का क्या होता है, अभाव होता है। इनमें क्या है, क्लोरोप्लास्ट का क्या होता है, अभाव होता है। और हरित लवक का अभाव होने के कारण, ध्यान से सुनिएगा, हरित लवक का अभाव होने के कारण ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या नहीं लेते हैं, भाग नहीं लेते हैं। और जब ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग नहीं लेते हैं तो ये कैसे हो जाता है भैया, ये अपना भोजन, ठीक है, ये पोषण की दृष्टि से कैसे होता है, विषम पोषी होता है। कैसे होता है, विषम पोषी होता है। या तो विषम पोषी के रूप में क्या होंगे, परपोषी होंगे, या फिर कवक जो होता है वो क्या है, पोषण की दृष्टि से कैसे होता है, मृतोपजीवी होता है। तो कवकों में हरित लवक का अभाव होता है। अभाव होने के कारण ये क्या नहीं कर पाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाता है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करने के कारण ये क्या है, परपोषी या विषम पोषी होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि कवक जो होते हैं वो पोषण की दृष्टि से या तो परपोषी होते हैं या फिर कैसे होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं। ठीक है। देखिए अब बात करते हैं इनमें भोजन का संचय। जैसे पादपों की कोशिकाओं में भोजन का संचय किसके रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है। जंतुओं में भोजन का संचय किसके रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ऐसे ही कवक जो होते हैं उनके अंदर भोजन का जो संचय होता है वो किसके रूप में होता है, भोजन का संचय जो होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। भोजन का संचय किसके रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है, या फिर किसके रूप में होता है, तेल के रूप में होता है। भोजन का संचय ग्लाइकोजन या किसके रूप में होता है, ऑयल के रूप में होता है, तेल के रूप में होता है, ऑयल के रूप में। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कवक जो होता है वो अपना पोषण कैसे ग्रहण करता है। ठीक है। देखो तो कवकों के द्वारा भोजन किस तरीके से ग्रहण किया जाता है। ठीक है। तो कवकों के द्वारा जो भोजन जो ग्रहण किया जाता है वो अवशोषण विधि के द्वारा किया जाता है। कवकों के द्वारा जो भोजन ग्रहण किया जाता है वो अवशोषण विधि के द्वारा ग्रहण किया जाता है। देखो भाई मैं अवशोषण विधि के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। कवकों के अंदर जो भोजन ग्रहण किया जाता है वो अवशोषण विधि के द्वारा ग्रहण किया जाता है। और अवशोषण विधि की क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये एक पादप है उच्च श्रेणी का और यहाँ पे उनकी जड़ें, और ये क्या है, एक प्रकार का क्या है, कवक है। ये कवक क्या काम करेगा, इस कवक के द्वारा क्या किया जाएगा, इस पौधे की जड़ है उस पर जो भोज्य पदार्थ है जो ठोस अवस्था, तो ये कवक क्या करेगा, उस भोज्य पदार्थ पर एंजाइमों का क्या करेगा, छिड़काव करेगा। तो ये कवक के द्वारा यहाँ पर एंजाइम क्या किए जाएंगे, स्रावित किए जाएंगे। इस कवक के द्वारा जब एंजाइम उस भोज्य पदार्थ पे स्रावित कर दिया जाता है तो जो भोज्य पदार्थ ठोस अवस्था में होता है वो कैसा आ जाता है, घुलनशील अवस्था में आ जाता है। और घुलनशील अवस्था में आने पर ये कवक जो होते हैं वो उस घुलनशील भोज्य पदार्थ को अवशोषण की विधि के द्वारा क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है।
ये हमने आपको इनके कुछ करैक्टरों पर आपसे बात कर दी, इसलिए इनके करैक्टरों को एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं कि कवक को हम क्या कहते हैं, फफूंदी या माउल्ड कहते हैं। कवक बहुकोषीय होते हैं। कवकों में यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। इनकी काय संरचना थैले के आकार की होती है, थैलस होती है। इनके अंदर कवक जो होते हैं वो अनेक महीन धागेनुमा तंतुओं से मिलकर के बना होता है, जिसे कवक तंतु कहते हैं। ये अनेक कवक तंतु मिलकर के कवक जाल का निर्माण करते हैं, जिसे माइसीडियम कहते हैं। कवक जाल पट्टी युक्त भी हो सकता है। ये मैंने यहाँ तक पट्टी युक्त बनाया और ये सारे क्या है, पट्टी एसेप्टिक होते हैं। कोशिका वृत्ति होती है वो काइटिन से बनी होती है। इनकी कोशिकाओं में हरित लवण का अभाव होता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते। इसलिए पोषण की दृष्टि से कैसे होता है, विषम कोषीय होते हैं, अर्थात या तो ये परकोषीय होते हैं या फिर कैसे होते हैं, मैथोपजीवी होते हैं। ये भोजन का जो अवशोषण होता है वो किसके माध्यम से करता है, भोजन को ग्रहण जो करते हैं वो अवशोषण विधि के द्वारा करते हैं। और अवशोषण विधि में मैंने बताया कि जो भोज्य पदार्थ होता है उस भोज्य पदार्थ के ऊपर ये जो कवक होता है वो एंजाइमों का स्रावित करता है एंजाइमों को, और एंजाइमों के श्रावण से वो भोज्य पदार्थ ठोस अवस्था से घुलनशील अवस्था में आ जाता है, जिससे क्या है, ये कवक क्या काम करते हैं, उस भोजन को घुलनशील अवस्था में आने पर धीरे धीरे अवशोषित कर लेते हैं। इस प्रकार से कवक अपना भोजन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। कवकों में भोजन का संचय या तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है या तेल बूंदों के रूप में होता है, ऑयल ड्रॉप्स के रूप में होता है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में जब हम आपसे चर्चा करेंगे वो हम बात करेंगे आपसे कवकों में जनन की विधियों के बारे में, कि कवकों में जनन कौन कौन सी विधियों के द्वारा होता है। तो उन बिंदुओं पर हम आपसे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो अब हम क्या है, नेक्स्ट वीडियो में जो बात करेंगे वो लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन और कायिक जनन पर आपसे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। चलो अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम बच रहा है तो हम उन पर बात कर ही लेते हैं, ठीक है। देखिए तो अगला नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है जिस पर हम बात कर रहे हैं कवकों में जनन। कवकों में जनन, ठीक है। देखो कवकों में 3 प्रकार से क्या होता है, जनन होता है। कवकों में कितने प्रकार से जनन होता है, 3 प्रकार से जनन होता है। एक जनन की विधि को कहा जाता है लैंगिक जनन। कौन सी जनन कहते हैं, लैंगिक जनन की क्रिया कहते हैं। दूसरा जो जनन होता है उसे कहा जाता है अलैंगिक जनन। कौन सा जनन होता है, अलैंगिक जनन। और तीसरा प्रकार का कौन सा होता है, कायिक जनन होता है। कवकों में 3 प्रकार से जनन होता है। कायिक जनन के द्वारा होता है, कायिक विधि के द्वारा होता है, अलैंगिक विधि के द्वारा होता है और लैंगिक विधि के द्वारा होता है। कायिक जनन जो होता है वो 3 विधियों के द्वारा होता है। एक होता है खंडन विधि के द्वारा होता है, दूसरी विधि होती है विखंडन विधि के द्वारा होता है और तीसरी विधि है मुकुलन विधि के द्वारा होता है। तो कवकों में कायिक जनन जो होता है वो 3 विधियों के द्वारा होता है। खंडन विधि सेगमेंटेशन के द्वारा होता है, विखंडन क्या है, फिशन विधि द्वारा होता है, मुकुलन बडिंग विधि के द्वारा कायिक जनन उनके अंदर पाया जाता है। देखिए अलैंगिक जनन के अगर बारे में बात करें तो यहाँ पे अलैंगिक जनन जो होता है उसके लिए यहाँ पर इनके अंदर क्या है, कवकों में गुरु बीजाणुधानी यानी कि बीजाणुधानी पाई जाती है। क्या पाई जाती है इनके अंदर, बीजाणुधानी पाई जाती है, स्पोरेंजिया पाए जाते हैं। और बीजाणुधानियां जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती है। एक लघु बीजाणुधानी होती है, दूसरी कौन सी धानी होती है, गुरु बीजाणुधानी होती है, जिनसे चल और अचल बीजाणुओं का क्या होता है, निर्माण होता है। और उन बीजाणुओं को क्या कहा जाता है, कोनोडिया कहा जाता है। उन बीजाणुओं को कौन से बीजाणु कहा जाता है, कोनोडिया। कई बार हम डायरेक्टली ये भी बोल देते हैं कि कवकों में जो जनन होता है कौन सा, अलैंगिक जनन। कवकों में अलैंगिक जनन कोनोडिया के द्वारा होता है।
किसके द्वारा होता है? कोनोडिया के द्वारा होता है। डियर स्टूडेंट, इनके मैंने आपको नाम इसलिए पहले बता रहे हैं क्योंकि इनका डिस्क्रिप्शन आपकी बुकों में दी है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो हम आपसे चर्चा करेंगे वो लैंगिक जनन पर आपसे चर्चा करेंगे, और लैंगिक जनन जो होता है वो भी 3 विधियों के द्वारा होता है, ठीक है। पहली विधि को बोलते हैं प्लाज्मोगैमी, ठीक है, प्लाज्मोगैमी के नाम से जानते हैं, जिसे बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म संलयन के नाम से उसे जाना जाता है। दूसरी विधि को कहा जाता है कैरियोगैमी के नाम से जानते हैं, जिसे केंद्रक संलयन के नाम से उसे जाना जाता है। और तीसरा जो होगा वो कोई स्पेसिफिक विधि नहीं है, वो एक सामान्य विधि है जिस पर हम कल आपसे चर्चा करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर बाय कोरोना, बी सेफ, be happy. Thanks very much.